ओके बेटा, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सीखा था कि हम लोग इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने सामने रखा था, शायद ये मैंने ग्रुप में फॉर्मेट भेजा हो। नहीं भेजा हो तो मुझे याद दिला दीजिएगा, तो ग्रुप में भेज दूंगा कि एक इनकम स्टेटमेंट जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे बनाते हैं, उसका मैंने फॉर्मेट आपको बताया था। तो उसमें हमने चीज़ें जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि पेपर में अगर आपको अक्रूड एंड प्रीपेमेंट दिया हो, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट दिया हो, आपको कोई एक्सपेंस दिया हो, रेंट हो गया, कोई एक्सपेंस दिया हो, इंश्योरेंस हो गया, या कोई भी एक्सपेंस दिया हो, तो किसी भी एक्सपेंस पे जब हम एडजस्ट करेंगे, तो अगर कोई प्रीपेड है तो उसमें से माइनस करेंगे, और कोई अक्रूड है तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। सो हम लोगों ने कुछ सवाल भी डिस्कस किए थे। एक मिनट कीजिएगा बेटा, एक मिनट कीजिएगा, एक मिनट कीजिएगा बेटा, वेरी सॉरी। ओके। सो लास्ट, ये कोई भी एक्सपेंस दिया हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस, यहाँ लिखा हुआ है रिपेयर, यहाँ लिखा हुआ है सैलरीज, यहाँ लिखा हुआ है रेट्स, कोई भी एक्सपेंस लिखा हुआ हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर पेपर में आपको उसके आखिर में अक्रूड दिया हुआ है या उसके आखिर में प्रीपेड दिया हुआ है, तो अक्रूड ऐड करेंगे और प्रीपेड हम लोग माइनस करेंगे। तो एक सवाल डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम इंशाल्लाह चीज़ों को मजीद आगे समझते हैं। ये एक सवाल है, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब वगैरह मैं कोई और सवाल करवा देता हूँ थोड़ा सा चेंज नेचर का। ठीक है, ये वाला सवाल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी। इस सवाल में कह रहा है कि लियो इज इन बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट में आएगी, नहीं आएगी। इनकम स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, एक को हम बोलते हैं इनकम, और एक को हम कहते हैं एक्सपेंस। ठीक है, ये दो चीजें आती हैं, तो आपने वो दो चीजें तलाश करनी है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कैपिटल पे, ड्राइंग पे। क्या ये आएगा सर? क्या ये आएगा? नो सर। नहीं आएगा। ओके, उसके बाद नॉन करंट एसेट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो ये दोनों नहीं आते। ना ही नॉन करंट एसेट आता है, ना ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो आता है। या अलग से कोई डेप्रिसिएशन दी हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो वो आता है, पर पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते जिसमें डेप्रिसिएशन दी हुई हो। डेप्रिसिएशन ज्यादातर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो हम सीखेंगे आज कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अभी हमारे लिए ये चीज काम की नहीं है। ना ही नॉन करेंशियल किसी काम का है, ना ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी किसी काम का है। जब कैलकुलेट करेंगे तब काम का आएगा। वेजेस एंड सैलरीज आता है सर, कहाँ आएगा सर? ये आपकी एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। कंप्यूटर रिपेयर्स, यस सर, आता है सर, एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कमीशन रिसीवेबल, क्या कहते हैं? इनकम सर। इनकम, इनकम ये आएगा, ये हमारी इनकम का पार्ट बनेगा, अदर इनकम में आएगा। ट्रेड पेबल नहीं आता, लाइबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं आता, एसेट है। ठीक है। उसके बाद आ जाए रेवेन्यू। गाइस, रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा, ठीक है। बाकी लोग भी रिप्लाई करें, चैट के अंदर भी रिप्लाई करें, ताकि मुझे पता चले। परचेजेस आएगा। आएगा, परचेजेस भी आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है वो करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं उसको, परचेज रिटर्न को कहते हैं, परचेज रिटर्न को, ये भी आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होता है, तो इसको भी जरा हाईलाइट कर देते हैं, ये भी आएगा सर। और ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के लिए आती है, हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढनी होती है, तो ये भी पार्ट बनती है हमारी। रेंट एंड रेट्स, यस सर, आएगा सर। उसके बाद प्रोविजन, जी जी, प्रोविजन फॉर डॉफर डेट की बात करते हैं, तो प्रोविजन फॉर डॉफर डेट मैं आगे बताऊंगा क्या चीज़ है। हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो हम एस्टिमेट करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं, वो हम पे नहीं करते। ये जो ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, परचेजेस, ये हमने पेमेंट की है। ये जो वेजेस एंड सैलरी हमने पेमेंट की है। कंप्यूटर रिपेयर हमने पेमेंट की है। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस तो होते हैं, लेकिन हम कोई पेमेंट नहीं करते, तो हम उनको कैलकुलेट करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए। उसमें एक डेप्रिसिएशन है, एक डाउटफुल डेट है। तो डाउटफुल डेट क्या होता है, ये मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह आखिर में। आगे चलते हैं। तो ये नहीं आता, हम जो कैलकुलेट करेंगे वो आएगा। मार्केटिंग एक्सपेंस आएगा सर। बैंक लोन लाइबिलिटी, ये नहीं आएगा। बैंक लोन इंटरेस्ट आएगा सर। ठीक है, बैंक लोन इंटरेस्ट आएगा। हीट एंड लाइट, यस सर, आएगा, एक्सपेंस है।
ठीक है। जनरल एक्सपेंस यस सर आएगा, एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता, लाइबिलिटी है। ठीक है। तो पहले ये चीज समझ लें कौन सी चीज आईएएस में आती नहीं आती। दूसरा काम, हम चीजों को रिवाइज करेंगे। इफ देर इज एनी एडजस्टमेंट, अब यहाँ नीचे एडजस्टमेंट दी हुई एडिशनल फॉर्म है, इसका इम्पैक्ट आएगा ऊपर। तो हम चीजों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जितने भी टी अकाउंट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अगर किसी में कोई चीज प्लस होगी तो हम प्लस करेंगे, किसी में कोई चीज माइनस होगी तो माइनस करेंगे। आ जाए, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सर पहली एडजस्टमेंट है, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 26,400। सर ये आएगा, ये आपकी हर हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं। ज्यादातर एक इनकम स्टेटमेंट में जाता है, एक एसओएफपी में जाता है। तो अभी हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अभी हम इसका एक इम्पैक्ट डालेंगे, इसलिए मैंने एक टिक लगाया। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। फिर आगे गिरा है, लियो हैज टेकन गुड्स वैल्यूड एट 3,200, नो इंक्रीज हैज बीन मेड इन द बुक्स। ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऑनर अगर कोई गुड विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री होती है। उसकी एंट्री होती है ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो अभी क्या करें, हमने कुछ भी नहीं किया। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले चीजें रिवाइज होगी, क्या करना है। अनाया बेटा आप खामोश रहिए। सर सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझ आया। देखें, वो कह रहा है हमने गुड्स विड्रॉ किए थे, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो अगर गुड्स विड्रॉ किए हैं तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एंट्री होगी, ड्राइंग हो जाएगा डेबिट। ठीक है, ड्राइंग हो जाएगा डेबिट 3,200 से, और परचेजेस हो जाएगा क्रेडिट। ऑनर जब गुड विड्रॉ करते हैं ना, ड्राइंग बढ़ जाती है, इसीलिए हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं। और गुड्स विड्रॉ किए हैं तो गुड्स के लिए जो हमारे पास अकाउंट बनता है कॉस्ट बेसिस, वो सिर्फ परचेज का बनता है। तो हम परचेजेस को एडजस्ट कर देते हैं कि ये माल हमने परचेज तो किया था, लेकिन ऑनर लेके चला गया, तो हम परचेजेस को कर देते हैं क्रेडिट। अब ये एंट्री में पास करनी थी, हमने नहीं की। ये एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपने ऊपर, जो हमारे पास यहाँ अकाउंट्स आ रहे हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे पता है ड्राइंग का अकाउंट आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई, ड्राइंग का कोई बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा। जी। आ रहा है सर। तो हम ड्राइंग को जाके, ड्राइंग में जाके 3,200 बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। मतलब ये 25,000 है ना, तो ये 28,200 हो जाएगा। दूसरी बात, इज देयर एनी परचेज और नॉट, कोई परचेजेस हैं जी यहाँ। सर, प्रपोजल है। परचेजेस है, तो परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, परचेजेस रिड्यूस हो रही हैं। तो मैं 3,200 परचेजेस से माइनस कर दूंगा, यानी इसकी वैल्यू रिवाइज हो जाएगी। इसकी वैल्यू बजाय 255,000 के, इसकी वैल्यू बन जाएगी 251,800। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सर इसकी दोनों एडजस्टमेंट हमने कर दी, परचेजेस से भी माइनस कर दिया, और ड्राइंग में भी जाके इसको ऐड कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो रही है जी महाबेटा। सर, पर पहली एंट्री क्या है, सॉरी पहली एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट ये है कि इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 26,400, दिस इज अवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 31 मार्च की है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं दी होती। तो ये जो है ना, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे। जब हम वो बनाएंगे ना, आईएएस बनाएंगे, तो आप देखें, ये रही हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम वहां से ये एडिशन इन्फो से लेते हैं। और दूसरा, इसकी दूसरी इम्पैक्ट इसका जाता है एसओएफपी में। एसओएफपी में जब इन्वेंट्री लिखेंगे तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखते हैं। तो जब ओके सर, थैंक यू। व्हेन वी विल मेकिंग इनकम स्टेटमेंट, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको शो करेंगे। महा बेटा, शिजा बेटा, मेहर बेटा, आप बताएं, आप लोग वो चीजें क्लियर हैं। यस। ओके। अब पहले हम छोटी छोटी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक आईएएस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस पे आते हैं जरा। थर्ड पे, अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 8,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर रिपेयर अकाउंट। हमने एक कंप्यूटर खरीदा था। देखिए, कंप्यूटर इज अ डिफरेंट थिंग, कंप्यूटर रिपेयर इज अ डिफरेंट थिंग। कंप्यूटर इज एन एसेट फॉर अस। कंप्यूटर हमारा एसेट होता है, उसका अलग अकाउंट होता है। और कंप्यूटर रिपेयर कहते हैं छोटे मोटे खर्चे को, कंप्यूटर खराब हो गया उसको आपने रिपेयर करवा लिया, तो कंप्यूटर आता होगा 1 लाख का, और कंप्यूटर रिपेयर का खर्चा होता होगा 2,000। तो रिपेयर जो है एक्सपेंसिव वाइज में जाता है, और कंप्यूटर जो है एसेट है, उसका अलग अकाउंट बनता है। ये देखें, यहाँ आपके पास कंप्यूटर अलग आ रहा होगा, देखें लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट, और इसमें कंप्यूटर इक्विपमेंट अलग आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है उनकी कॉस्ट ये है। ठीक है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन अलग अलग चीज है, इसको आप इग्नोर करें। और यहाँ कंप्यूटर रिपेयर अलग आ रहा है, कितना है, 21,600। दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग, दीज आर अवर एक्सपेंसेस,
कि जब हमने कंप्यूटर खरीदा था कितना खर्चा आया उसको मेंटेन करने पे, और ये हमारे कंप्यूटर इक्विपमेंट को शो कर रहा है जो हमने खरीदे थे। तो वो ये कहना चाह रहा है 8,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा था, गलती से कंप्यूटर इक्विपमेंट की जगह पे हमने रिपेयर में जाके इसको ले लिया 8,000, गलती से, मिस्टेकनली। ये ऐसा है कि मुझे कुछ पैसे शिजा को देने थे, मैंने उठा के महा को दे दिए, देने शिजा को दे। क्या करना चाहिए हम? We'll add in the computer account and then minus from computer repairs. व्हाट विल डू, हमारा ये इसका ताल्लुक कंप्यूटर की कॉस्ट से था, जो कंप्यूटर कॉस्ट अकाउंट उससे था, तो हम कंप्यूटर की कॉस्ट अकाउंट में जाके क्या करेंगे, 8,000 ऐड कर देंगे। यानी इसकी वैल्यू 46,000 नहीं बनेगी, 46,000 प्लस 8,000 ये हो जाएगा 54,000। और दूसरा काम क्या करेंगे, रिपेयर से इसको एक्सक्लूड करेंगे, रिपेयर से 8,000 को माइनस कर देंगे। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो रिपेयर हमारे 21,600 नहीं होंगे, 21,600 माइनस 8,000 होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसकी दोनों एडजस्टमेंट हमने कर दी, प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, दोनों अकाउंट्स हमने सेट कर दिया। तो मैं डबल टिक लगा रहा हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कंप्यूटर रिपेयर ऑफ 2100, कंप्यूटर रिपेयर ऑफ 2100 पेड बाय चेक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या मतलब है, हम जब रिपेयर पे करते हैं तो हमारे पैसे जा रहे होते हैं, तो बैंक क्रेडिट होना चाहिए, तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, रिपेयर डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर देते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं हमने कंप्यूटर रिपेयर पे किया था, कुछ खर्चा वगैरह पे किया था हमने कंप्यूटर रिपेयर का 2100, हम गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए। ना हमने रिपेयर को बढ़ाया, ना हमने बैंक को कम किया, ना हमने रिपेयर को डेबिट किया, ना हमने बैंक को क्रेडिट किया। हमें बैंक को रिड्यूस करना था, रिपेयर को बढ़ाना था। क्या करें? माँ बेटा आप बताएं, We'll शिकायत बनाया, साइलेंट रहिएगा। what? What we do for Ford transaction, how we will adjust this? फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन जो है, हाउ वी विल एडजस्ट फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन। I don't know. ओके, नो इशू। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सोचें। हमने रिपेयर्स हमने रिपेयर्स बेयर किए थे, हमने रिपेयर का खर्चा पे किया था। तो जब हम खर्चा पे करते हैं तो खर्चे के अकाउंट को करते हैं डेबिट, रिपेयर के अकाउंट को करते हैं डेबिट, और चेक के थ्रू पे किए थे तो बैंक को करते हैं क्रेडिट। बट वी नेवर रिकॉर्डेड दिस, अनफॉर्चुनेटली। ना हमने रिपेयर को डेबिट किया, ना हमने बैंक को क्रेडिट किया। तो क्या कहते हैं? मेहर बेटा आप बताएं, व्हाट डू यू From the थिंक? repairs account, we'll subtract, जी, sorry, we'll add 2100. ओके। रिपेयर वुड इंक्रीज, हमने रिपेयर को इग्नोर कर दिया था, रिपेयर में जाके नहीं लिखा था। अब रिपेयर में जाके इसको नोट डाउन करेंगे तो रिपेयर बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरा, हमारे बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाके देखते हैं, इज देयर एनी कंप्यूटर रिपेयर, यस, कंप्यूटर रिपेयर है। इसमें जाके 2100 बढ़ा देंगे क्योंकि ये खर्चा हम लिखना Yeah, भूल we'll गए add. थे। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोई बैंक बैलेंस है, यस, पर बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है, ओवरड्राफ्ट मीन्स माइनस में है। तो हम इसमें से फर्दर 2100 की पेमेंट हुई थी, वो फर्दर माइनस कर देंगे। ठीक है, हैव यू गॉट दिस थिंग, कि हमने एक पेमेंट। Sir, I have a question. यस यस। When we're writing bank overdraft, हम minus तो नहीं लिखेंगे ना, हमारी वैल्यू तो हाँ, पॉजिटिव ही हमारी वैल्यू लिखेंगे, तो प्लस राइट? बनती है, जी 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 जी। हम माइनस भी नहीं लेते, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना फिर इसमें जाके, मतलब ये फिगर को है ना, इसको अगर माइनस में नहीं लिखता ना, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके ओके ओके। बच्चे क्या करते हैं, 6750 ऑलरेडी माइनस में, ओवरड्राफ्ट है, तो वो उसमें जाके माइनस कर देते हैं, ओवरड्राफ्ट रिड्यूस हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा ना, आपका बैंक बैलेंस ऑलरेडी माइनस में है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस की साइन लगाई, ताकि समझा सकूँ कि ओवरड्राफ्ट मजीद बढ़ जाएगा। तो इसकी दोनों एडजस्टमेंट कर दी, मैं यहाँ डबल टिक लगा देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है रेंट ऑफ 2000 वाज ओविंग एंड रेट रेट्स ऑफ 450 वर प्रीपेड। महा बेटा अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने बताया था अगर कोई भी एक्सपेंस ओविंग हो साल के आखिर में, कोई भी एक्सपेंस अक्रूड हो, तो क्या करते हैं? जी,
The सर expense सारी increases, चीजें। ना? जी जी, एक मिनट, बाकी लोग साइलेंट रहे, महा बताएं। जी महा बेटा। You can credit it. नहीं नहीं, हम ऐड करें या माइनस करें? जस्ट आई एम आस्किंग दिस, व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज Do we ए? subtract? ओके, नॉर्मली ओविंग मीन्स के वी हैवंट इंक्लूड दिस। ओविंग, मैंने आपको बताया था ना, ये जितनी भी ट्रायल बैलेंस है, इसमें जितने भी एक्सपेंस है पेड आ रहे हैं, पेड, दीज आर द पेड वन। रेंट यूनिट्स कितना पे किया, कंप्यूटर रिपेयर कितना पे किया, वेज एंड सैलरीज कितना पे किया। अक्रूड मीन्स दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, और इंक्लूड होने चाहिए। मतलब अक्रूड का मतलब क्या है? ये वो एक्सपेंस है जो हम गलती से ऊपर लिखना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए, क्योंकि हमें हमने पे ही नहीं किया था, पैसे ही नहीं गए थे हमारे, लेकिन है हमारे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का पार्ट होंगे। हम फॉलो करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, इफ एनी एक्सपेंस इज नॉट पेड बट यू हैव अक्वायर्ड सर्विसेज, आपने सर्विसेज ली थी और आपने पेमेंट नहीं की, तो वो आपका एक्सपेंस है, वो आपके एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। एक होता है एक्सपेंस पेड और एक होता है एक्सपेंस इनकर्ड। तो जब हम आईएएस बनाते हैं, एक्सपेंस पेड नहीं लेते, एक्सपेंस इनकर्ड लेते हैं। मींस अगर कोई अक्रूड है तो उसको ऐड करेंगे, और अगर कोई प्रीपेड है तो वो एडवांस है तो उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सिंपल बताया था कि अगर कोई अक्रूड है तो ऐड करना है साल के आखिर में, और कोई एडवांस है तो माइनस करना है। सिंपल रूल बताया था। तो आप लोग क्या करेंगे सर? हम जाएंगे पहले रेंट के ऊपर। रेंट है यहाँ पे सर, रेंट है। यस यस, कहाँ गया? ये रहा। रेंट में जाके 2,000 रुपये ऐड करेंगे क्योंकि ये अक्रूड थे, और 450 रेट्स के थे। ये दोनों, मतलब दोनों अकाउंट यहीं पे आ रहे हैं, तो 450 माइनस करेंगे क्योंकि वो प्रीपेड थे। क्या थे? वो प्रीपेड थे। ओके, वेट वेट वेट, यहाँ तक बातें क्लियर है? जी बेटा। जी जी। सर। ठीक है, मैं सारा सवाल कराऊंगा आपको, डेप्रिसिएशन भी, प्रोविजन भी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करो ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ये सवाल पेपर में आगे सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि, जस्ट वेट, marketing expenses included a payment of 700 for 6 month campaign ending 30 जून 2019। अच्छा जी, हमने कोई कंपेन चलाई थी और उसका एडवांटेज हमें इस तारीख तक मिला था। 700 की पेमेंट की थी उस कंपेन की, और 6 मंथ की वो पेमेंट थी। कितने महीने की? 6 मंथ की। हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो इस तारीख पे हो रहा है। मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019। हम जो आईएएस बनाएंगे इसी डेट की बनाएंगे, इस डेट की। यानी हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और ये जो पेमेंट है ये जून 2019 तक की है, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो मार्च 2019 में हो रहा है। दिस इज अवर ईयर एंड। Will we divide it by 2, the amount? यस, देयर इज अ प्री पेमेंट, देयर इज Yeah. प्री पेमेंट, बट वो कितनी प्री पेमेंट हमें नहीं पता, तो हम पेमेंट लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं बाकी लोग, क्या कहते हैं? अनाया बेटा, व्हाट डू यू से? सर आई थिंक वी डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि 6 महीने की है, and then we'll multiply by 3 to get March तक amount. ओके ओके, हमें जो पेमेंट दी हम 7 लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन्स कौन से होंगे? मार्च के बाद कौन सा आता है? अप्रैल मई जून, 3 महीने एक्स्ट्रा होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3। और ये 6 मंथ की पेमेंट है, तो वी विल डिवाइड बाय 6। और इसको डिवाइड बाय 2 करें तो भी सही है। वाई? क्योंकि अगर इसको मैं मैथमेटिकली यूज करूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो वहाँ बेटा आपका कॉन्सेप्ट भी सही था कि जस्ट डिवाइड बाय 2 करें, वो भी प्रीपेड है, और मल्टीप्लाई बाय 3/6 करें तो ये भी सही है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा? आई थिंक सो 350. 350। 350। तो अभी हम क्या करेंगे? मार्केटिंग एक्सपेंस में से जाके प्री पेमेंट है तो माइनस होगी। यस, ये रहा। ठीक है, अच्छा जी, तो इस पे मैं एक टिक लगा देता हूँ। ठीक है, अब बाकी चीजें बाद में करवा रहा हूँ, पहले हम आईएएस बनाते हैं। कैन यू मेक आईएएस? अगर मैं इस तरह का ये आपके सामने रखूं डेटा, तो आप लोग आईएएस बना सकते हैं। मतलब आगे टोटल मत कीजिएगा, एक्सपेंसेस को टोटल मत कीजिएगा, वो एक्सपेंसेस मैं आगे करवाऊंगा आपको। कैन यू मेक आईएएस? सिंपल आईएएस बन सकती है। Yes. अच्छा, आप लोग जब आईएएस बनाएंगे तो ये ख्याल कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले रेवेन्यू आएगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू ये रहा 1 नंबर। रेवेन्यू के बाद आएगा रेवेन्यू रिटर्न, आएगा सेल्स रिटर्न आएगा, वो है नहीं इस सवाल में। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी,
ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद क्या आएगा सर? परचेजेस आएगा, परचेजेस ये रहा। फिर परचेज रिटर्न आएगा, वो ये रहा। कैरेज इनवर्ड आएगा, इज देयर एनी कैरेज इनवर्ड? फॉर्मेट सामने रखें, ये देखें फॉर्मेट है। अब इस सवाल में ये नहीं था तो मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा जी, कैरेज इनवर्ड देखें, है नहीं है? नहीं है सर, कैरेज। नहीं है। तो कैरेज इनवर्ट के बाद क्या आएगा सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। अच्छा, जब परचेज लिखेंगे ना, तो परचेज की फिगर आप ये मत लीजिएगा 255। 255 में से 3200 करके लिखिएगा, क्योंकि रिवाइज हो जाएगी ना वैल्यू, देयर इज एन एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा जी, क्लोजिंग जी इन्वेंट्री। सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही 26,400। मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर लिख देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, यहाँ लिखता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री 26,400। ठीक है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, मैं चाहूंगा आप लोग ये सवाल करें। ठीक है। और मतलब एक्सपेंसेस जो है जनरल एक्सपेंसेस तक कर लें। बाकी इसमें फर्दर एक्सपेंस भी आएंगे, डाउटफुल डेट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, और उसके बाद जो है आपका वो भी आएगा, क्या बोलते हैं, प्रोविजन भी आएगा। वो मैं करवा रहा हूँ बेटा। इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप लोग जो है यहाँ तक करें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। यस मुझसे सर। पूछ जी जी। जो हमने अच्छा बेटे, ये आप लोग जो है ये बना लें। ठीक है ना, इसमें आई होप कि आपने कर लिया होगा। सो इज इट पॉसिबल अभी आप स्टॉप करें, हम आगे कंटिन्यू करें? हम आगे जी डेप्रिस हम आगे। सर। ठीक ठीक, ओके ओके। सो इसमें देखें, जो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो कि हम पे करते हैं, जो जो कि नॉर्मली हम पे करते हैं, रेंट एंड रेट्स हो गया, वेजेस हो गया, हीट एंड लाइट हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया। ठीक है। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें बस ये होता है कि इफ देर इज एनी ओविंग ऐड करना है, इफ देर इज एनी प्रीपेमेंट माइनस करना है, एंड इफ देर इज एनी एडजस्टमेंट, क्या हम ओमिट करना भूल गए या गलती हो गई, तो वो सेट करना होता है। जैसे कि रिपेयर में उसने कहा कि 8,000 हमने कंप्यूटर के लिख दिए थे, 2,100 हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे। ठीक है, ये करना होता है। अब आगे चलते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो उसमें सबसे आसान है डेप्रिसिएशन, सबसे आसान। सर जी जी। जी जी। फॉर ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग जब रिटर्न आउटवर्ड्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो हम्म, जो वैल्यू आएगी उसको रेवेन्यू से माइनस करेंगे, राइट, जी जी नॉट ऐड। जी जी, माइनस करेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये देखें, अब मेहर एंड लाइक दोनों ने दे एडेड इट। ये माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा रेवेन्यू कितना या है? सो रेवेन्यू कितना Sir, है? don't we add the sales plus the cost of sales to get gross माइनस profit? करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करते हैं तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट इज 226500। हमारा जो रेवेन्यू है वो है 475,000। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी? 248500. अच्छा। या फोर। Yeah, so then the gross profit should be 226. Yeah, she's that's right. एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी? 248500. ओके। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे। ठीक है, विल गेट क्रॉस या सो 226500 ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके ओके, नो इशू एट ऑल। ठीक है बेटा, ये करेक्शन कर लीजिएगा। थैंक यू शिजा बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आसान काम कर लेते हैं, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आप सिंपल दो फॉर्मूले याद कर लें। डेप्रिसिएशन वैसे तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन यहाँ बहुत आसान है। अगर एसएलएम है तो कॉस्ट इनटू परसेंटेज, और कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अगर एसएलएम है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो फिर हम क्या करते हैं, कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट में से माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। सर कॉस्ट से क्या मतलब है? देखें, आपको जब भी पेपर में कोई नॉन करेंट देगा तो दो अकाउंट आएंगे, दो अकाउंट। एक अकाउंट का नाम होगा नॉन करेंट एट कॉस्ट, और फिर स्पेसिफिक करके नाम लिखे होंगे। दूसरा उसने क्या किया होगा, एक दिया होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर अलग अलग अकाउंट के नाम दिए होंगे। यानी ये जो है ना, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, जो अब तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट है,
और ये कंप्यूटर इक्विपमेंट की क्या है, डेप्रिसिएशन है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसी तरीके से फिक्स्ड एंड फिटिंग की ये कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट की हेडिंग में आ रहा है। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हेडिंग है, फिक्स्ड एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन है, जो कि हम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिसिएशन का, तो ये कॉस्ट की फिगर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से। अगर हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हम फॉर सपोज फिक्स्ड एंड फिटिंग है, उसकी कॉस्ट है 12,000, तो 12,000 इज द कॉस्ट। हम साथ में इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन भी लेंगे और उसको माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से। कैसे, जरा करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड एंड फिटिंग 10% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या करेंगे मुझे बताएं, कॉस्ट लेंगे या कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे? Cost minus depreciation. स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट मींस जस्ट कॉस्ट, ठीक है। So we'll, अगर yeah. डिमिनिशिंग होगा, रिड्यूसिंग होगा, तो हम डेफ से माइनस करेंगे। तो हियर इट इज रिटन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉस्ट लेंगे। तो फिक्स्ड एंड फिटिंग के दो अकाउंट होंगे, एक नॉन क्रेडिट की हेडिंग में होगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्स की हेडिंग में होगा। तो ये इग्नोर करें आप, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो जस्ट मुझे ये चाहिए, क्या कहते हैं, उसकी कॉस्ट चाहिए। उसकी कॉस्ट कितनी है, 12,000 है। तो आप 12,000 लें और 12,000 का 10% निकालें। बताएं कितना आंसर आएगा? 1200। ये 1200 किसकी डेप्रिसिएशन हो गई? ये हो गई फिक्सेस एंड फिटिंग की। मैं दोबारा यहाँ कर लेता हूँ। जब आप एक्सपेंसेस लिखेंगे ना, तो जब सारे एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे, तो आपने उसके बाद क्या करना है, लिखना है डेप्रिसिएशंस, फिक्सचर्स, यानी बाकी एक्सपेंसेस के साथ ही। और हमारे पास कॉस्ट कितनी थी इसकी, 12,000 थी। 12,000 का आप लोगों ने 10% निकाला, यू विल गेट 1,200। ये देखें, ये आपने एक्सपेंसेस लिखे हैं सारे के सारे, वेजेस, फलान फलां। तो ये देखें ना, डेप्सन का वर्ड आ रहा है ऐसे, ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस के साथ ही। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए जी, ये फिक्सिंग एंड फिटिंग का हो गया 1,200। कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर पे कह रहा है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो कंप्यूटर पे लगेगा 20%। क्या करना चाहिए हमें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है? Cost minus the provision for जो डेप्रिसिएशन। like क्वेश्चन में दिया हुआ है and then like into the 20%. ओके ओके, चलिए जी, हम इस पे आते हैं, कंप्यूटर पे आते हैं। कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो ये रही, ठीक है। एंड कंप्यूटर की जो डेप्रिसिएशन है वो ये रहा। तो 20% लगाना है। तो कैन यू हेल्प मी आउट, 20% कितना होगा? सर जब हम ये कर रहे हैं तो आर वी गोना डू फॉर द कंप्यूटर इक्विपमेंट हम द जो कॉस्ट है विल बी टेक इट एज 46,000 प्लस 8,000 या बस बस फोर्टी सिक्स रिवाइज करेंगे ना, थाउजेंड रिवाइज हम इसे प्लस करें, 8,000 की वैल्यू रिवाइज हो जाएगी ना। तो मतलब जो फाइनल वैल्यू जो लाइक टोटल आएगा. हाँ, रिवाइज्ड वैल्यू, मॉडिफाइड वैल्यू। ओके. सो व्हाट वुड बी द आंसर, 20% करके क्या आंसर आएगा? 10,800. ओके। सो जब आप डेप्सन लिखेंगे उसमें, आईएएस में, तो आप लिखिएगा डेप्रिसिएशन कंप्यूटर। तो 46,000 प्लस 8,000, 54,000 माइनस 18,000 इंटू 20%। वर्किंग शो करे तो अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। यू विल गेट 10,800, यही है, एम आई राइट? Oh, sir, I did 20% of 54,000. Sorry. It should be 7,200. 7,200, ओके, ठीक है, ओके। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक चीज मैं बता दूं कि हम कुछ अकाउंट को कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग को हमने कंबाइन करके लिखा है। लैंड इज अ सेपरेट थिंग, लैंड इज अ प्लॉट, एंड बिल्डिंग इज अ कंस्ट्रक्शन। आपने जैसे एक सिंपल जमीन ली, खाली प्लॉट लिया, उसको बोलते हैं लैंड। फिर उस पर आपने 3 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, उसको बोलते हैं बिल्डिंग। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग, ठीक। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम जो डेप्रिशिएट करते हैं सिर्फ बिल्डिंग को करते हैं ओनली, क्योंकि लैंड की कोई यूजफुल लाइफ नहीं होती। लैंड सिर्फ तब होता है डेप्रिशिएट जब लीज होल्ड हो, लीज होल्ड, जब उसकी कोई लाइफ हो। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, वो आएगा
इसने बोला लैंड पे डेप्थ नहीं लगानी, नो डेप्थ, लेकिन बिल्डिंग पे लगानी है 2%। अब बिल्डिंग पे तो चलो मैं लगा दूंगा, पर उसकी कॉस्ट क्या है? तो उसने क्लू दिया है कि हमारे पास जो लैंड है, जो खाली प्लॉट है, वो कितने का है? 75,000 का। जो खाली प्लॉट है वो 75,000 का है, उसकी कॉस्ट। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है लैंड बिल्डिंग की, वो है 1,50,000। तो मेरा सवाल है, अगर इसमें लैंड जो है वो 75,000 का है, तो बिल्डिंग कितने की होगी? हम माइनस कर देंगे 150 से 75,000। शाबाश। 75,000 के। जी जी। तो बिल्डिंग कितने की होगी आप? 75,000। आप 1,50,000 में से 75,000 माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 75,000। तो हमारे पास जो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, वो 75,000 ही आ जाएगी। अब इस पे भी 2% ऑन कॉस्ट है। उसने बोला है 2% ऑन कॉस्ट लगाना है। 2% क्या लगाना है? ऑन कॉस्ट लगाना है, जस्ट कॉस्ट लगाना है। तो आप लोगों ने क्या करना है? जस्ट कॉस्ट देनी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है? 75,000 है। 75,000 का 2% ले रहे हैं। 1,500। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। आप चाहे वर्किंग शो करें ना करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कितना आया था बताएं? क्या आंसर आया था? 1,500। 1,500 आंसर आया था। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की। डेप्रिसिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। यस। तो जब आपने एक्सपेंसेस जी। लिखे होंगे जी ना, सर। आपने जब एक्सपेंसेस लिखे होंगे, मतलब जैसे हीट एंड लाइट लिखा, जनरल एक्सपेंस लिखा, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन यानी सीरीज वाइज सीक्वेंसेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे, किसी और चीज के ऊपर आते हैं। आसान चीज लेते हैं। आसान चीज क्या होगी? चलें इसकी वर्किंग करते हैं। किसकी? प्रोविजन की। अच्छा, एक होता है डाउटफुल डेट और एक होता है बैड डेट, इरिकवरेबल डेट। डाउटफुल डेट तो वो होता है जो हमने सोचा होता है कि आगे पैसे नहीं मिलने वाले, हमें लगता है कि फ्यूचर में नहीं मिलेंगे, हमें हमें लगता है कि फ्यूचर में पता लगेगा कि कुछ पैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है। और इरिकवरेबल डेट ये होता है कि जो कि कंफर्म होता है, 100% हम श्योर होते हैं, हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल चुका होता है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, बंदा बैंक हो गया है। डू यू नो अबाउट इरिकवरेबल डेट? सबको आइडिया है बैड डेट के बारे में, इरिकवरेबल डेट के बारे में, कि इरिकवरेबल डेट क्या होता यस। है? ठीक। जी तो सर। तो हमारे पास अगर इरिकवरेबल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हो, किस में दिया हो? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में जो भी कोई चीज होती है वो एक एक जगह जाती है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, मतलब सिर्फ एक जगह जाती है। जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ था रेवेन्यू, तो हमने रेवेन्यू को एज इट इज आईएस में लिख दिया, बस ओनली वन वन साइड। परचेजेस है, हमने आईएस में लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज दी होगी इधर एडिशनल इन्फो के अंदर, तो फिर वो दो जगह जाती है। तो देख रहे हैं, मैं डबल डबल टिक लगा रहा होता हूँ, दो जगह जाती है, दो जगह उसको एडजस्ट किया जाता है। सॉरी वेट। सो इरिकवरेबिलिटी एक वो होता है जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया होता है। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका मतलब है कि वो एडजस्ट हो चुका है। इरिकवरेबिलिटी क्या होता है? माइनस किया जाता है, किसमें से? ट्रेड रिसीवेबल में से, और एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको आईएस में जाके लिख देंगे। लेकिन अगर वो नीचे कह रहा है यहाँ पे एडिशनल इन्फो में कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड 4,000 एंड दिस शुड बी रिटन ऑफ, या ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 4,000 आर इरिकवरेबल्स, या इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 4,000, इस तरह की वर्डिंग यूज कर रहा है। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर एंट्री, देयर शुड बी अ प्रॉपर एंट्री। वो एंट्री क्या होती है? वो इरिकवरेबल डेट को हम कर देते हैं डेबिट 4,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये पैसे हमें नहीं मिलने वाले, तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल रिवाइज हो जाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं 4,000 से। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डेप्रिसिएशन के बाद दूसरी एडजस्टमेंट आती है बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। बैड डेट एंड डाउटफुल डेट। तो अगर एडिशनल इन्फो में, नॉट इन ट्रायल बैलेंस, अगर कोई बैड डेट दिया हुआ है, उसने कहा ट्रेड रिसीवेबल में शामिल है, तो ट्रेड रिसीवेबल में हम वो अमाउंट लेते हैं जो कि हमें फ्यूचर में लेना है, जो नहीं मिलता वो माइनस करना होता है हमें। तो अगर वो कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल में 4,000 के बैड डेट्स हैं, या हमने 4,000 के बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करने हैं, तो आपने सिंपली क्या करना होगा? एक तो बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, तो जब आप आईएस बनाएंगे उसको एक्सपेंस में लिखेंगे। एक तो पेड एक्सपेंस है जो आपने लिखे हैं, हीट एंड लाइट, और एक वो एक्सपेंस है जो आपने एस्टिमेट किए, जो आपने कैलकुलेट किए। एक वो एक्सपेंस है जिसमें पैसे नहीं जाते, लेकिन हमें कंफर्म होता है कि भाई ये भी हमारा लॉस है, यानी लॉस भी एक किस्म का एक्सपेंस होता है, दिस इज अ लॉस।
तो ये भी एक्सपेंस है, तो आप एक एक्सपेंस में लिखेंगे 4000। दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल में से 4000 माइनस करेंगे। इज देयर अ ट्रेड रिसीवेबल? यस सर, इस सवाल में ट्रेड रिसीवेबल है, ये नहीं। तो अगर कोई बेड रेट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो आप उसको माइनस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल से। दूसरा काम क्या करेंगे, व्हेन यू विल मेकिंग योर इनकम स्टेटमेंट, तो वहां जाके लिखेंगे इररिकवरेबल डेट। कितना? सॉरी, 4000। ये वाली बात समझ में आई कि इररिकवरेबल डेट इज ऑल्सो अन एक्सपेंस, ये एक किस्म का लॉस होता है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो उसको हम शो करेंगे किसमें, इनकम स्टेटमेंट में। और दूसरा उसको ट्रेड रिसीवेबल से करेंगे माइनस। हैव यू गॉट दिस थिंग? ये वाली बात समझ में आई? यस। यस। मेहर बेटा आप बताएं। यस। अच्छा जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो हो गए वो पैसे जो हमें नहीं मिलने वाले। लेकिन हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये तो चलो तुम्हें कंफर्म था, यू आर 100% श्योर कि ये पैसा नहीं मिलने वाला, तो तुमने अपने एक्सपेंस में इसको किया रिकॉर्ड। लेकिन कुछ पैसे डाउटफुल होते हैं, मतलब हमें अभी कंफर्म नहीं होता, आगे जाके कंफर्म होता है। मुझे किसी पार्टी से पैसे लेने हैं और उसकी कंडीशन बुरी हो गई है, मैं रोजाना उसके पास जाता हूँ, मुझे मना करता है, मैं रोजाना उसके पास जाता हूँ, मुझे मना करता है। लेकिन 2 महीने के बाद वो मुझे बताता है कि सर मुझे पैसे नहीं मिले और मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, फलान फलान। तो अकाउंटिंग में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई, घर में अगर पता चले कि 2 दिन बाद पानी नहीं आएगा, या आपको पता चले 4 दिन बाद लाइट नहीं होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? अभी से ही मैनेज करेंगे उसको, या 4 दिन बाद लाइट नहीं होगी फिर देखेंगे? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अभी से। अभी से करेंगे ना, इफ यू गॉट अ न्यूज कि पानी नहीं होगा, पानी खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद पानी बिल्कुल नहीं होगा, तो अभी से आप पानी को स्टोर करेंगे। लाइट नहीं होगी, नेट नहीं होगा, तो अभी से सारी चीजें मैनेज करेंगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ठीक है, ये तो लॉस था, आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन एक लॉस आप हो रहा है और कंफर्म फ्यूचर में होगा, उसका क्या करोगे? तो अकाउंटिंग की थी उसको भी अभी से रिकॉर्ड करो। तो हम उसके लिए अंदाजा लगाते हैं, मतलब मार्केट में लोगों से पूछते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऐसा है जो फ्यूचर में हमें जाके कंफर्म होगा, कितने लोग ऐसे हैं जो हमें फ्यूचर में जाके पैसे नहीं देंगे। तो लोग बताते हैं कि सर अंदाजन 5%, अंदाजन 10%, जितने भी तुम्हारे रिसीवर्स हैं उससे अंदाजा कर लो। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक आ रहा होगा प्रोविजन फॉर डॉफिडेट, कहाँ है? ये रहा, ये, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमने लास्ट ईयर रिव्यू किया था। प्रोविजन बताता है प्रीवियस ईयर, प्रोविजन प्रोविजन का मतलब होता है एस्टीमेट, और प्रोविजन फॉर डॉफिडेट में क्या बताता है कि इतने बेडेड हम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड कर चुके हैं, इतने बेडेड हम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमने अंदाजा किया था और रिकॉर्ड कर गए थे। तो अकाउंटिंग कहती है कि आपने हर साल ये एस्टिमेशन करनी है। एक तो बेडेड रिकॉर्ड हो गए, बेडेड के अलावा डाउटफुल डेट की भी एस्टिमेशन करनी है कि कितने बेडेड ऐसे हैं जो मुझे हो तो रहे हैं और फ्यूचर में कंफर्म होंगे। इसके लिए अकाउंटिंग कहता है कि आप क्या करो, जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं, जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं, आप उन पे एक परसेंटेज लगाएं। ठीक है, परसेंटेज लगा के जो भी आंसर आए उसको कंपेयर करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ, जो कि आपने पीछे रिकॉर्ड किया था। अगर ये बजट ज्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितने इंक्रीज हुए उतने आप रिकॉर्ड कर दो अपने एक्सपेंस में। अगर ये बजट रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है, आपके लिए अच्छी बात है कि जो मैंने पीछे रिकॉर्ड किए थे उसके उसके मुकाबले में ये कम हो गए। तो समझ में नहीं आया, एक मिनट वेट करें, हम सवाल में जाते हैं, सवाल में जाके देखते हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं। जस्ट लेट मी चेक। हमारे पास सवाल में ट्रेड रिसीवेबल आ रहे हैं 42,000। 42,000 में से माइनस करें 4,000, कितना आएगा? 38,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38,000। 38,000। 38,000 को मल्टीप्लाई करें 5% के साथ, यहाँ 5% दिया, 5% को मल्टीप्लाई करें, 1900। ठीक है, तो वी गॉट 1900। 1900 हमने रिव्यू किया, क्या किया? रिव्यू किया। हमने ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर एक परसेंटेज लगाई, हमें लगता है 5% लोग हमें पैसे नहीं देंगे, 5% अमाउंट जो है वो डाउटफुल है, तो 38,000 पे हमने 5% लगाया, वी गॉट 1900, इट्स अ डाउटफुल अमाउंट। अब हमने जो प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड किया उससे इसको कंपेयर करेंगे। प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड कितने कर चुके हैं हम लोग? 3,700। तो मैं क्या करूंगा, 3,700 से इसको माइनस करूंगा। ये मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस, तो उसको मैं माइनस करूंगा 3,700 से। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है कि मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था, मुझे लगता था 3,700 नहीं मिलेंगे, इस साल रिव्यू किया मुझे 1,900, लगता है कि मुझे 1,900 रुपये नहीं मिलेंगे, तो मैंने लास्ट ईयर रिव्यू ज्यादा कर लिया था, मैंने लास्ट ईयर अपने एक्सपेंस बढ़ा दिए थे,
मैंने लास्ट ईयर अपना प्रॉफिट कम कर लिया था। तो अगर मेरे पास ये अमाउंट कम आ रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर मी लास्ट ईयर के मुकाबले में, कि मैंने रिव्यू किया तो मेरे रिसीवेबल्स माशाल्लाह अच्छे हैं, पैसे दे रहे हैं, डाउटफुल डेट के चांसेस कम है। तो इतना अमाउंट फिर मैं, मुझे पता है डिफरेंस कितना आया, -1800। -1800। मैं अगेन दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें, आप लोगों ने क्या करना है, डॉट डेट का क्या सीन है कि जितने भी आपके ट्रेड रिसीवेबल है आपने उनको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। परसेंटेज सवाल में गिवन, परसेंटेज सवाल लगा के जो आंसर आएगा ये हमारा इस साल का रिव्यू है, टोटल रिव्यू है कि हमने रिसीवेबल्स पे परसेंटेज लगाई। हमें लगता है फ्यूचर में 1900 रुपये नहीं। ये रिव्यू जब हमने लास्ट टाइम किया था तो लास्ट टाइम आंसर आया था 3700। और हम, अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अपने प्रॉफिट को आप कम कर देते हैं। तो लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट को अपना रिड्यूस कर लिया था, और वो कितने से कम हो गया था, 3700 से। इस साल जब हमने रिव्यू किया तो हमारा आंसर आ गया 1900। तो अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है देन इट्स एन इनकम फॉर यू, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, तो आप अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो ये आपके लिए नेगेटिव साइन है कि आपका डॉटफुल रेट बढ़ रहा है, आपका जो नुकसान है वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, तो आप उसको माइनस करेंगे। तो सर इस 1800 को क्या करना है, आपने कमीशन रिसीवेबल लिखा था, आपने अदर इनकम की हेडिंग दी होगी ना, याद है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम की हेडिंग दी होगी, ठीक है। और अदर इनकम के अंदर आप लोगों ने लिखा होगा कमीशन रिसीवेबल। आपने क्या करना है, वहां लिखना है रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और वहां जाके लिख देना है 1800। मुझे बता सकते हैं कि कमीशन रिसीवेबल कितना था, व्हाट वाज द अमाउंट फॉर कमीशन रिसीवेबल? 12,300। 1 लाख। Sir, I have a question. जी जी। What if it was positive 1800? अगर पॉजिटिव होता तो आई विल राइट इट ओवर हियर इन एक्सपेंस, आई We'll विल add it? विल इंक्रीज अवर एक्सपेंसेस। हम Acha, okay, okay. एक्सपेंस में लिखते हैं, और जैसे एक्सपेंस का टोटल करेंगे ना आप, तो जब आप लोग आई Mm-hmm. बनाते हैं ना, तो आप लोग एक्सपेंस लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और Yeah, yeah. Oh, okay, I got it. आखिर, सो इफ देयर विल बी अ पॉजिटिव आंसर, तो ये आपके लिए क्या करता है, आपके लिए यानी एक्सपेंस का पार्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक सवाल अभी, इस सवाल में इंटरेस्ट और नॉन रहता है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन मैं सोच आपको ये प्रोविजन जरा समझा देता हूँ। देखिए ये एक और क्वेश्चन है, जस्ट मैं प्रोविजन समझा रहा हूँ। यहाँ एक एडजस्टमेंट है ये वाली, इस पहला क्या लिखा हुआ है गाइस? जी जी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है ये? 2,400 bad debts ब्रांडेड से क्या करना चाहिए 2400 का? minus with trade receivable. ठीक है। और एक्सपेंस में भी जाएगा, ठीक है, व्हेन यू विल रिकॉर्ड योर एक्सपेंस उसमें भी, तो आप उसको ट्रेड से माइनस कर दें, ट्रेड से ये रहा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2400। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर है। और जब हम वो बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, तो ये 2400 हमारे एक्सपेंस का पार्ट भी बनेगा। हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं, याद रखिएगा, दो, ठीक है। चलिए, तो सेकंड वन इससे क्या लिखा है, कितना लगाना है डाउटफुल डेट, कितने परसेंट लगाना है? 4%. 4%। तो व्हाट वी विल डू, हम सवाल में जाके देखते हैं, इज देयर एनी प्रीवियस प्रोविजन और नॉट, ये रहा। Oh, yeah. We'll put 4% on this. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 4% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल ये रहा, तो ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 37,400 माइनस 2,400 कितना हो जाएगा? उस पे लगाएंगे 4%, और उसमें से माइनस, 1,400. तो ये आ जाएगा 1300। 1300 में से 900 माइनस करेंगे, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा? 1300 नहीं आएगा बेटा, 1400 आएगा। 1,400 आएगा या सोच रहा हूँ 1300 तो सही नहीं लग रहा, 350 प्लस 350 700 हो जाएगा, 1400 आंसर है। so it'll be 500. 500। अब मेहर बेटा 500 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, क्या करना चाहिए?
We'll add it with our expenses. शाबाश, हम इसको एक्सपेंस में लिखेंगे। प्रोविजन समझ में आया, या एक एक और भी करवा दूं ताकि क्लियर हो जाए? जी, करवा दूं एक और एग्जांपल प्रोविजन की ताकि प्रोविजन क्लियर हो जाए। Anything's fine, sir. अभी समझ आ गया, so ठीक है ना? anything's तो okay. अभी अभी आप लोगों ने ये करना है, इस सवाल को पूरा कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन छोड़ दीजिएगा और मैं करवाऊंगा। देर इज ओनली वन एक्सपेंस रिमेनिंग, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कल समझेंगे डिटेल में, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये सवाल, इसकी पिक ले लें आप लोग सबसे पहले, इसकी फोटो लें, ये ग्रुप में भेज देता हूँ मैं आपको, इसकी पिक लें, शाबाश। Done. डन। और जो मैंने एडजस्टमेंट्स की इसकी पिक भी ले लें आप लोग। ये आप लोगों ने घर जाके ट्राई करना है, मैं शीट भेज देता हूँ ग्रुप में, ये भी बता दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फिर मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है? कल भी हमारी क्लास है, ठीक है? अल्लाह हाफिज बेटा। Okay, sir. कोई कोई सवाल? Thank you, sir. Okay, Allah sir. Hafiz.